एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं जो अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है या फिर जिसको मैं समरी लेक्चर का सीरीज चल रहा है। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये वाला जो सेशन है उसमें मैं कोशिश करूंगा मेंस एडवांस सारा सब कुछ कवर करवा दूं। बात कर लेते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस पे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं अक्रेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेईई मेंस का सिलेबस ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए बस यहीं तक था। इसके बाद ग्रुप 13 एलिमेंट में मैं जितना भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा वो एडवांस का पोर्शन है। ये रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद ही करनी पड़ती है। जनरली कुछ रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन है, इसको समझ सकते हो। कुछ का एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन को भी याद करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है रिएक्शन याद करने। ये इसकी प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शंस हैं। कैसे याद होगी सर? टाइम के साथ धीरे धीरे जब हम लोग लिख लिख के याद करेंगे उस तरीके से याद होगी, एक बार में याद नहीं होगी। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको टाइट्रेशन अभी नहीं पता होगी, जब वो रेडॉक्स पढ़ लेंगे तब उनको ये टाइट्रेशन भी पता लग जाएगी। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ये दो फॉर्मूले ज्यादा इसको बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। इनका ध्यान रखना है, एम्फोटेरिक इन नेचर वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं जो अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है या फिर जिसको मैं समरी लेक्चर का सीरीज चल रहा है। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यस, पी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ 11th वाले पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स ये क्लास 11th का पार्ट है। साथ साथ ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसका काफी सारा पोर्शन जेईई मेंस के सिलेबस से हट गया, उसको सिर्फ जेईई एडवांस के सिलेबस में रखा गया। तो ये वाला जो सेशन है उसमें मैं कोशिश करूंगा मेंस एडवांस सारा सब कुछ कवर करवा दूं। जो अपनी रेगुलर क्लास थी, जो अपनी ऐप पे क्लास थी, उसमें मैंने सारी चीज बताई थी कि कौन सा टॉपिक जेईई मेंस का है, कौन सा एडवांस का है। ठीक है, यहां पर भी आपको एक बार बता देंगे ताकि जब भी आप लोग रिवाइज करें, कुछ भी टॉपिक पढ़ें, तो आपको पता रहेगी मेंस तक कहां पढ़ना है और एडवांस तक कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट वैसे अगर मैं 11th और 12th दोनों का पी ब्लॉक एलिमेंट मिला दूं तो काफी बड़ा चैप्टर बन जाता है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जिससे जेईई एडवांस में खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख रहे हैं। अभी हम लोग 13-14 की बात करेंगे और फिर जो 12th में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेशन को करना चाहिए स्टार्ट। ये सेशन आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर रखा होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे से कर रखा होगा। और मैं फिर बोल देता हूं, वो सारे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, वही बच्चे इस सेशन को देखें। जिन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट का कभी नाम भी नहीं सुना, अच्छे से उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है, जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स उनके क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे जो बच्चे हैं वो इस सेशन को ना देखे। दिस समरी सेशन इज जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यस, हाँ, लेकिन एक चैप्टर का सीक्वेंस आपको समझ में आएगा, फ्लो आपको समझ में आएगा, और कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें करने हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए सेशन को स्टार्ट। इस वाले चैप्टर में हम लोग पूरा है ना, पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th का हम लोग करने वाले हैं इस वाले पोर्शन में। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट जब मैं कहता हूं बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? पी सबशेल में जा रहा है। हमें यह पता है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ये जो 6 ग्रुप्स होते हैं उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट आप लोग रखते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, सारा सब कुछ होता है इसमें। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NH2 1 से 6 होता है। यस, यहां पर अगर मैं ग्रुप 13 लिखूंगा तो ग्रुप 13 में NH2 1 हो जाएगा, 14 लिखूंगा तो NH2 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रुप 16, ग्रुप 18 जो होगा उसमें NH2 6 होता है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का 1s2 होता है। एक बहुत ही छोटी सी टेबल आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। ये जो टेबल है ये आपको क्या बताती है? ये बताती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप का, और फर्स्ट मेंबर कौन सा है हर ग्रुप का, और ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या डिफरेंस है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस मतलब है कि जो मैक्सिमम कंपाउंड्स बनेंगे उन मैक्सिमम कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली रहेगी। इसके अलावा भी हो सकती है, यस, यहां +3 और +1 हो सकती है, दिस इज योर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 +2 हो सकती है, +4 इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, -4 भी हो सकती है।
आगे हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में भी बात कर लेंगे। यस, एक चीज इसने लिखी है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अगर मैं 13 की बात करूं, ग्रुप 13 की, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, तो +3 हो सकती है। ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में 4 होते हैं तो +4 हो सकती है। ग्रुप 15 के केस में 5 होते हैं तो +5 हो सकती है। और ये सारी चीज आप लोग इस टेबल से भी चेक कर सकते हो, उसमें भी ऐसा ही है। ठीक है सर, अब एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनिए, आप लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है। यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट यह कहता है कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो, ns इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर वो ns इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। और अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, ग्रुप 13 में ns2np1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर ns इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। वैसे ही अगर मान लो मैं ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 14 के केस में ns2np2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर ns इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कम होता जाएगा, सिर्फ np के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब +4 की बजाय डाउन द ग्रुप जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस and stability of lower oxidation state increases because of inert pair effect। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर इनर शेल के डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाते, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। और अगर वो रिपेल नहीं कर पाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, है ना। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं हर एक ग्रुप के, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है। क्यों होती है अलग? बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और फिर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा अपने डायगोनली अलाइंड एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। दैट इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल, एंड जो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। सर, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप का, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, और सेकंड पीरियड जो होता है, सेकंड शेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और 4 ऑर्बिटल है, इसका मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। लेकिन जब आप हैवियर एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे तो उनके पास डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो पीपाई बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है। ये पीपाई बॉन्ड बना सकता है, इसकी साइज छोटी होती है। लेकिन जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो पीपाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते, बिकॉज वहां ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ जाती है और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है। हेवियर एलिमेंट्स कौन सा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं? वो डीपाई पीपाई या फिर डीपाई टीपाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो फर्स्ट ग्रुप की बाकी एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट की बाकी एलिमेंट से अलग थी। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना होता है। इनमें से जो बोरोन है लिखता है ये नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में कैसे है? मेटालिक है। जो आपका बोरोन होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है, इसमें B12 यूनिट्स का बार बार रिपीटिशन होता है। और बोरोन जो होता है उसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो वो आइकोसाहेड्रोन होता है, जिसमें 12 कॉर्नर और 20 फेसेस होते हैं। जैसे हमारा क्यूब होता है, क्यूब में 8 कॉर्नर और 6 फेसेस होते हैं, वैसे ही आप चाहो तो ये डेटा याद रख सकते हो, है ना। इसके बारे में एज सच कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया।
बात कर लेते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस पे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं अक्रेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखता है कि जो बोरोन होता है वो बहुत ही रेयरली, मतलब रेयर एलिमेंट है, और वो जनरली किस फॉर्म में मिलता है आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैर्नाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले बताने के लिए ही मैं इस स्लाइड को यहां इंक्लूड कर रहा हूं, वरना इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एल्यूमिनियम जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है इन दी अर्थ क्रस्ट। किसके बाद? आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक बहुत बढ़िया मिनरल होता है, साथ साथ Na3AlF6 भी एक बहुत ही शानदार मिनरल है। इनके बारे में आप लोग 12th मेटलर्जी में खूब सारी चीजें पढ़ोगे, है ना, लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद होने आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात होगी सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैं आपको बता चुका हूं जनरल शेल, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1 होता है। इनके वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है। इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सर अगर NS और NP दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो +3 होगी, और अगर NS का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ NP वाला करता है तो +1 होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बता दिया डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेडियस जनरली हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आप सोच रहे थे ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोरोन के बाद गैलियम आ जाता है। गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सॉरी साइज होती है, वो एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है। क्यों? इसका आप लोग रीजन लिखते थे, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। याद आया? पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होते हैं, और 3D के 10 इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी नहीं शो करते, या फिर बहुत कम शो करते हैं। इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड से हाई हो जाता है। अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज उसकी छोटी हो जाती है, एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है। ऐसा और कहीं पर भी देखने को आपको नहीं मिलता। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो जनरली होना यह चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी, है ना, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। गैलियम, एल्यूमिनियम और थैलियम, दिस इज द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, थैलियम की ज्यादा हो गई है, देख रहे हो, सबसे नीचे था सबसे ऊपर आ गया। ऊपर देखो बोरोन के बाद, क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ। यहां पर किसकी पुअर शील्डिंग लग रही है? डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। और गैलियम का तो आपको रीजन पता ही है, गैलियम की साइज छोटी क्यों हो गई थी? पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर साइज छोटी है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहां पर भी थोड़ा सा लफड़ा होता है। बोरोन के बाद थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर आता है, आपको अल्टीमेटली याद रखना पड़ेगा। और ये ऑर्डर क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज यहां साइज में डिस्टर्बेंस आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है, और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको ऑर्डर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर नहीं होता। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आगे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी मैंने आपको बोला कि जो बोरोन होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है, तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और साथ साथ ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। यस, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बिकॉज नेटवर्क सॉलिड है, क्रिस्टलाइन लैटिस इसका होता है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है थोड़ा कम होता है। आपके सामने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर स्क्रीन पे लिखा है, इस ऑर्डर को आप लोग ध्यान रखें। बोरोन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, इंडियम और गैलियम। गैलियम जो होता है सारी दुनिया जानती है, गैलियम का देखिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। गैलियम जो होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेल्ट हो जाता है ना, और वो मतलब रूम टेम्परेचर पे, गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब ये मेल्ट हो जाएगा 303 केल्विन पे और बॉइल होगा 2676 केल्विन पे। इस टेम्परेचर रेंज में ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। और क्योंकि एक बहुत बड़ी रेंज में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको कहां यूज किया जा सकता है? इसको जो अपने हाई टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेजर करने में यूज किया जा सकता है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो लिखता है कि जो डेंसिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
डाउन द ग्रुप जाने पर मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास में इंक्रीज यहां वॉल्यूम इंक्रीज से ज्यादा है, दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गैलियम के बारे में कि उसके लिक्विड स्टेट की जो डेंसिटी होती है सॉलिड स्टेट से ज्यादा होती है, जैसे हम लोग आइस के केस में लिखते हैं आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इस वजह से सेम यही चीज है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड फेज से कम है। बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो हमारा बोरोन है, यस बोरोन की साइज बहुत छोटी है, बोरोन की साइज बहुत छोटी है, तो बोरोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में, यस साइज बहुत छोटी है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है, एक निकालना ही काफी मुश्किल है, तो भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, मतलब बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता इसका मतलब बोरोन की जो टेंडेंसी होती है वो आयोनिक बॉन्ड बनाने की नहीं होती। बोरोन 3+3 जो चार्ज होता है उस पर आ ही नहीं सकता, +3 आयन की फॉर्म में आ ही नहीं सकता, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगर मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, इसी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके AlF3+ आयन बना सकता है, और साथ साथ एल्यूमिनियम का एक फ्लोराइड AlF3 जो होता है वो आयोनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बोरोन आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अभी मैं आपको बता चुका हूं डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और अगर यहीं पर सब जगह +1+1 लिखा होता तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। हमेशा ध्यान रखिए थैलियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बाकी सबकी अगर आप इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, जैसे गैलियम की आपसे कोई पूछे +3 और गैलियम +1 में से कौन ज्यादा स्टेबल, आप बोलोगे +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जो आपका थैलियम होता है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3, बाकी सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखो हमने बात करी थैलियम +3 जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, थैलियम +1 में, बिकॉज थैलियम +1 इज मोर स्टेबल। अगर इसमें कन्वर्ट होना चाहता है इसका मतलब थैलियम का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं एक एलिमेंट E जिसपे चार्ज +1 है और एक एलिमेंट +3 है, तो अगर चार्ज ज्यादा है तो हम लोगों ने फजान रूल पढ़ा था, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करोगे तो +3 वाला जो कंपाउंड होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप आयोनिक कंपाउंड की बात, आयोनिक कैरेक्टर की बात करोगे इसका मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, दोज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ट्राइवेलेंट स्टेट में एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे बोरोन ट्राइवेलेंट स्टेट BCl3 बनाता है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इस वजह से इसकी नेचर कैसी होती है, लुईस एसिड की होती है, बिकॉज लुईस एसिड्स का काम भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। बहुत बढ़िया सर। डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप जाने पर। आप अगर बात करें BCl3 में बोरोन की, तो क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होती है, अगर इसको कोई लुईस बेस मिल गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और नाइट्रोजन और बोरोन के बीच क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, बोरोन को मजा आ जाता है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने लगता है। वैसे ही जो AlCl3 होता है वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब क्या बनाता है, Al2Cl6 बनाता है। केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूं, Al2Cl6 में कौन सी बॉन्डिंग होती है सर, ब्रिज बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ब्रिज बॉन्ड होता है, यस कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड होता है। समझ में आई मेरी बात, कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। ये सारी चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके थे। अगर हम लोग सबसे पहले एयर के साथ रिएक्टिविटी की बात करें, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो अगर आपका बोरोन है और अगर आपने उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले रखा है तो वो रिएक्ट नहीं करता एयर के साथ, लेकिन अगर मान लो आपने बोरोन को अमोर्फस फॉर्म में ले रखा है, और अमोर्फस में ही नहीं, आप अगर हीट करोगे ना तब जाके बोरोन B2O3 बनाता है। एल्यूमिनियम जो होता है उसकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है जो उसको अनरिएक्टिव बना देती है, पैसिव बना देती है, लेकिन उसको भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तब जाके वो क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। गैलियम Ga2O3 बनाएगा, सबके ऑक्साइड्स बन जाते हैं।
वहीं पर अगर मान लो आपने बोरोन अमोर्फस फॉर्म में लिया और आपने उसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया तो क्या बन जाता है, बोरोन का नाइट्राइड बन जाएगा। वैसे ही एल्यूमिनियम जो होता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ना वे, और नाइट्रोजन के साथ एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग बात करें इनके ऑक्साइड्स की, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यस इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो लिखता है कि B2O3 जो है वो एसिडिक होता है सर, एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये दोनों कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर रहा है। ये चीज तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। आगे बात करते हैं और अगली केमिकल रिएक्शन के बारे में बात होगी, वो होगी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, कॉन्सेंट्रेट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया। तो मतलब अगर मान लो बोरोन आपका नॉन मेटल है, मैं डाइल्यूट HCl के साथ इसकी कोई रिएक्शन करवाना चाहूंगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं कॉन्सेंट्रेट HCl ले लूं तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ले लूंगा तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लिखे हैं, यस जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो बोरोन उसके साथ रिएक्ट करके H3BO3 बनाएगा और साथ में NO2 गैस रिलीज करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसके साथ भी इक एसिड, बोरिक एसिड बनाता है और साथ में SO2 गैस रिलीज होता है। एल्यूमिनियम के साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है ना, उसको आप जो भी दो उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है। यस बिकॉज एल्यूमिनियम नॉन मेटल ना हो कि क्या है, मेटल है। मेटल डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सबके साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन हर केस में यहां H2SO4 डाइल्यूट और डाइल्यूट HCl के केस में H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है उस केस में आपको कौन सी गैस मिल जाएगी, SO2 गैस मिलेगी। तो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को आप लोग इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। अगर अल्कली की बात करें तो देखो अमोर्फस जो बोरोन होता है वो NaOH, एक्वस NaOH मतलब अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम का मेटाबोरेट बनाता है NaBO2। वैसे अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दूं, एल्यूमिनियम का एलिमिनेट बनता है NaAlO2 और कई जगह पर इसको NaAlH4 माइनस कुछ इस तरह से भी लिखा होता है ना। तो आपको घबराने की अच्छी जरूरत नहीं है, चाहे ऊपर वाली चीज लिखी हो NaAlO2 जिसको आप लोगों ने सोडियम एलिमिनेट बोला है, चाहे वो लिखा हो या फिर उससे जो नीचे वाली चीज लिखी है NaAl, एक्चुअली ये पहले NaAlOH4 में ही कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद आगे जाके ये क्या बना लेता है, NaAlO2 बना लेता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस के साथ। अरे सर क्या दिक्कत है ना, हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी, बोरोन जो होगा वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, बोरोन का ट्राई हैलाइड बनाता है, BX3 बनाता है। यस जैसे बोरोन की अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लो कोई बोरोन की जगह में मतलब वो लिख दूं, जनरलाइज कर दूं, आपका कोई एलिमेंट है E जो ग्रुप 13 का है, वो H2 के साथ रिएक्ट करके BX3 बनाएगा। यस जैसे बोरोन जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BCl3 बनाता है ना। एल्यूमिनियम जो होता है वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, AlCl3 का फॉर्मेशन करता है। तो ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन जनरली इस केस में होता है। यस आप सब लोग जानते हो है ना, बोरोन का BCl3 बन गया, बोरोन का अगर मान लो एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो AlCl3 बन जाएगा। सारी दुनिया जानती है कि जो बोरोन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनमें क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। सर बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, ये सारी कहानी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। बिकॉज बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या प्रेजेंट, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और उसके पास वाला जो हेलोजन है उसके पास लोन पेयर है, तो इस वजह से बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो ये एक्सटेंट होता है। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग BF3 में होती है, ये होती है 2p-2p। सर यहां होता है 2p-3p। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता जा रहा है और जो बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है सर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। तो जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा है उसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर इनमें आपसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर ये हो जाएगा, Bi3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यस
आगे बात करेंगे वाटर के साथ। बोरोन जो होता है, हम लोगों ने बात करी, एक नेटवर्क सॉलिड होता है, वाटर के साथ मतलब रिएक्शन करने से मना कर देता है। एल्यूमिनियम कहता है मेरी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो रखी है, मैं भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। और गैलियम इंडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो नहीं करते, लेकिन सर भी रिएक्शन तो करवानी है हमें। मैंने कहा भाई तू वाटर नहीं तू स्टीम लेके आ। तो अगर H2O गैस के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये तेरा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वैसे ही एल्यूमिनियम भी H2O गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेईई मेंस का सिलेबस ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए बस यहीं तक था, यहीं तक खत्म हो चुका है। इसके बाद ग्रुप 13 एलिमेंट में मैं जितना भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा वो एडवांस का पोर्शन है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो। और उसमें सबसे पहले आता है बोरोन का प्रिपरेशन। यस, एडवांस में प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं, है ना। ये रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद ही करनी पड़ती है। जनरली कुछ रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन है, इसको समझ सकते हो, कुछ का एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन को भी याद करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है रिएक्शन याद कर लें। Na2B4O7.10H2, इसको दुनिया बोरेक्स के नाम से जानती है। जब बोरेक्स HCl के साथ रिएक्ट करता है तो H2B4O7 बनता है, जिसको टेट्राबोरिक एसिड बोला जाता है। टेट्राबोरिक एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड बनता है, और जिसको हीट करने से क्या बन जाता है? B2O3, बोरोन का ऑक्साइड बनता है। बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी दुनिया इसको बोलती है। सेस्क्यू मतलब 1.5। इस B2O3 का क्या कर दूं मैं? रिडक्शन कर दूं सर। रिडक्शन किसके साथ? अगर मैंने सोडियम और मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन किया है, ऑक्सीजन हट जाएगा, बोरोन बनेगा, लेकिन वो कौन सा होगा? अमोर्फस। और अगर मैंने एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन किया है तो बनेगा बोरोन, वो कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन। इट्स योर चॉइस, आपको क्रिस्टलाइन बोरोन चाहिए या फिर अमोर्फस बोरोन चाहिए। रिडक्शन आप करवा सकते हो। यहां रिडक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। कुछ दो मेथड आपके सामने ये भी लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बट दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट। बोरेक्स की हेल्प से आप लोग कैसे बनाते हो बोरोन? बोरेक्स को पहले टेट्राबोरिक एसिड, फिर H3BO3, फिर B2O3 और B2O3 का रिडक्शन। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। 2-3 बार लिख के याद करेंगे, रिएक्शंस आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। Na2B4O7.10H2 होता है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, Na2B4O5OH4। कैसे बनता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है कोलेमेनाइट। अगर आपने उसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दी तो Na2B4O7 बन जाएगा। पानी डालोगे तो Na2B4O7.10H2 बन जाएगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर को उस वाले फॉर्मूले से आप लोग बना सकते हो, 2Na+। ये बाहर है, ये रहा बोरोन, 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 बोरोन। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, या फिर चाहो तो इसको जोड़ दो। इससे हर बोरोन जो होता है वो OH के साथ जुड़ा होता है। हर बोरोन जो होता है वो OH के साथ जुड़ा होता है। यहां बोरोन पे चार्ज नेगेटिव, यहां बोरोन पे चार्ज नेगेटिव, बिकॉज 4 बॉन्ड बना रहे हैं। .8H2O बाहर होता है। देख रहे हो आप लोग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। यहां पर अगर इस बोरोन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे, आप बोलोगे sp3 होगा। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, सॉरी sp2 होगा इसका। यस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर कोई भी आपसे कोई इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, सर 4 बॉन्ड बना रहा है, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। सर इस पे, इसकी स्ट्रक्चर पे और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए कितने BOH बॉन्ड प्रेजेंट है इसकी स्ट्रक्चर में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कितने BOB बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, है ना। तो वो आप लोग मेरे हिसाब से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसा कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। तो बोरेक्स के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होती है कि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें पानी डालोगे तो बनेगा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और साथ में बनेगा H3BO3 जो कि वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसका मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 4 मोल बनते हैं। इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं। सॉल्ट के साथ साथ एक वीक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और सॉल्ट और वीक एसिड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? एसिडिक बफर बना देते हैं। उस एसिडिक बफर को आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको आगे आप लोग पढ़ लोगे। अगर मैं बोरेक्स को हीट कर दूं, बोरेक्स को हीट करने से सबसे पहले उसका जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है ना। 10H2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो ऐसे स्वेल कर जाता है ना, फूल सा जाता है
है ना, स्वेल्स अप, और वो फूल जाता है, और उसको अगर आप लोग फर्दर हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaBO2 प्लस B2O3 में, जिसको बोरेक्स बीड बोला जाता है। ग्लास जैसा मटेरियल होता है ना, जो बोरेक्स बीड होता है, इसको बोरेक्स बीड टेस्ट भी बोला जाता है। ये जो बीड होता है ये डिफरेंट डिफरेंट मेटेलिक आयंस के साथ, मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कलर शो करते हैं, और उस कलर की हेल्प से आप लोग पता लगाते हो कि जो मेटल आपको दिया है वो कौन सा है, किसका मेटल आयन आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो जो कलर वाली चीज है वो आप लोग क्लास 12th सोल्ट एनालिसिस चैप्टर आएगा, उसमें आप लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करोगे, बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में, है ना। और वैसे मैंने एक छोटी सी टेबल अपनी जो रेगुलर क्लास थी उसमें मैंने बनवाई थी कि कौन सा जो मेटल आयन होता है वो बोरेक्स बीड के साथ, बोरेक्स बीड टेस्ट में कौन सा कलर शो करता है। ये कलर वाली कहानी आप लोग और ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ोगे, सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर आएगा क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। अभी के लिए बस आप लोग इतना ही ध्यान में रखोगे। बात कर लेता हूं मैं बोरिक एसिड की, H3BO3 की प्रिपरेशन। देखो ये जो ऊपर वाली दो रिएक्शन है अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं, है ना, ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी। BCl3 का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, बोरोन का हैलाइड है, तब भी H3BO3 बन जाए, H3BO3 बन जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। B2H6 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तब भी बन जाएगा, B2O3 का करवा दिया तब भी बन जाएगा। साथ में अगर आपने बोरेक्स की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाई है तब भी आपको साथ में क्या मिलेगा, H3BO3 मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा, है ना। इसको बोरोथोबोरिक एसिड भी कई जगह लिखा होता है। ये इसकी प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शंस हैं। कैसे याद होगी सर, टाइम के साथ धीरे धीरे जब हम लोग लिख लिख के याद करेंगे उस तरीके से याद होगी, एक बार में याद नहीं होगी। जेई एडवांस का पार्ट है, जेई मेंस का पार्ट वैसे भी नहीं है। H3BO3 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन है सर वो किससे बॉन्डेड है, सर वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। इसका मतलब दिस हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसे करते करते ये जो बोरोन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एक लेयर बन जाएगी, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है H3BO3 मॉलिक्यूल की, उसमें आपस में कौन से बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसी ही एक लेयर उसके नीचे भी प्रेजेंट होगी, उसके नीचे भी एक और लेयर प्रेजेंट होगी। इन दो लेयर्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक लेयर में H3BO3 मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स है, आप लोग बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन दो लेयर के H3BO3 मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स होता है, आप बोलोगे वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो कि वीक फोर्स होता है। इसी वजह से आपका जो बोरिक एसिड होता है वो व्हाइट कलर का स्लिपरी पाउडर होता है, एक दूसरे के ऊपर ये जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है। यस ठीक है सर। बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। यस एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, क्यों, और ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, ये अपना H+ नहीं देता, ये पानी से OH- ले लेता है ना। जैसे अगर मान लो आपका H3BO3 है, अगर आपने इसको जैसे ही पानी में डाला, ये पता है क्या बनता है, क्या करता है, ये कुछ H3BO3 को मैं ऐसे लिख दूं BOH होल थ्राइस, ये पता है क्या करता है, ये वाटर से OH- लेके BOH4- बना देता है और साथ में H3O+ देता है। अब ये जो H3O+ है ये फर्दर पानी में जाके H+ आयन रिलीज करता है ना। हालांकि H+ आयन वाटर में प्रेजेंट नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ में। तो ये जो H+ आया है यहां पर, ये H+ किसका था, पानी का था, ना कि बोरिक एसिड का था, H3BO3 का था। बोरिक एसिड ने तो क्या किया, इस वाटर से OH- एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो ये लुईस एसिड है, मोनोबेसिक है और वीक तो होता ही है। अब क्योंकि ये बहुत वीक होता है इस वजह से इसकी टाइट्रेशन NaOH के साथ नहीं की जाती, बिकॉज इस केस में आपको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, बहुत कम H+ देगा और बहुत कम H+ देगा, तो आपको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलेगा टाइट्रेशन में। जो क्लास 11th के बच्चे उनको टाइट्रेशन अभी नहीं पता होगी, जब वो रेडॉक्स पढ़ लेंगे तब उनको ये टाइट्रेशन भी पता लग जाएगी। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। अगर मान लो आप चाहते हो कि इसकी टाइट्रेशन मुझे तो करवानी है, अगर बेटा आप इसकी टाइट्रेशन जबरदस्ती करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बोरिक एसिड के अंदर सिस डायोल ऐड करना पड़ता है। ये जो सिस डायोल होता है ये क्या करता है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ये बहुत सारा H+ आयन रिलीज करता है पानी में, और बहुत सारा H+ आयन अगर पानी में रिलीज करेगा इसका मतलब अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब आप इसकी टाइट्रेशन NaOH के साथ करवा सकते हो।
और आपको शार्प एंड पॉइंट इस केस में मिल जाएगा। किसको डालने पे? सिस डायोल को डालने से। यस, सिस डायोल। डायोल क्या होता है? डायोल का मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग डायोल बोलते हैं। और अगर 2 OH ग्रुप एक ही साइड है तो आप उसको सिस डायोल नाम देते हो, है ना। सिस डायोल क्या करता है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इसकी एक और रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओ। H2O2 क्या होता है दादा? सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले बनाता है H3BO4 और वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्सीबोरेट का फॉर्मेशन करता है, विच इज यूज्ड इन डिटर्जेंट, है ना। ये एक बार जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से ये वाली रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई है। यस, बहुत बढ़िया। एक्चुअली कैसे बना डिटेल में हम लोगों ने इसको रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। H3BO3 की जो हीटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, 160 डिग्री पे कर दूं तो टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है H2B4O7। और अगर आपने इसको और ज्यादा गर्म कर दिया, और ज्यादा हीट कर दिया, रेड हॉट कर दिया, तो सर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? B2O3 बोरोन के सेस्क्यू ऑक्साइड में। तो ये B2 बोरिक एसिड की जो हीटिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है 100 डिग्री, 160 डिग्री और रेड हॉट। ठीक है सर, याद रह जाएगा। जो हमारा बोरिक एसिड होता है वो ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, एंटीसेप्टिक होता है, आई वॉश होता है, मतलब ये सारी चीजें इसके यूजेस है। आप लोग इसको देख सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा कोई काम की नहीं है। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है डाइबोरेन, B2H6 इसको बोला जाता है। बोरोन के जो हाइड्राइड होते हैं उनको बोरेन्स बोला जाता है। BH3 होता है बोरेन, और अगर ऐसे 2 बोरेन आपस में मिल जाएं 2 into BH3 जिसको आप लोग B2H6 लिखते हो तो दुनिया इसको डाइबोरेन के नाम से जानती है। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से बताने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। डाइबोरेन जो होता है उसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अरे सर ये तो हमने नाम सुना है ना, ये हमने पढ़ा भी है केमिकल बॉन्डिंग में। ये जो बॉन्ड होता है बनाना शेप का होता है, इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था। यस, ये सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है ना, नॉन प्लेनर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। यस, ये वाला जो एंगल है ज्यादा, ये वाला एंगल कम, मतलब ये सारी चीजें हम लोग उधर पढ़ चुके हैं। B2H6 की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं अब। डन है, बहुत बढ़िया। इसकी प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स आपके सामने लिखे हैं। BCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ईथर की प्रेजेंस में ये B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके B2H6 का फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर मान लो आपके पास BF3 है, आपने उसको सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ रिएक्ट करवा दिया, लेकिन ध्यान रखना है मीडियम कैसा होना चाहिए? ईथर वाला होना चाहिए, तब भी आपका B2H6 बन जाएगा। ये जो मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड है, और जो ऊपर वाला मेथड आपके सामने लिखा है B2H6 बनाने का लेबोरेटरी मेथड होता है। यस, B2H6 की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये कलरलेस होता है और हाईली टॉक्सिक गैस होती है। पानी अगर इसको मतलब एयर में रखोगे तो एकदम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बना लेगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यस, कैचेस फायर, जो कि आग भी पकड़ सकता है क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से जो हमारा डाइबोरेन होता है वो रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है ना। फ्यूल का काम यही तो होता है हाई एनर्जी देना, कंबशन के बाद हाई एनर्जी देना। तो वो हाई एनर्जी कौन दे सकता है? B2H6 दे सकता है। और वाटर से इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो बहुत जबरदस्त तरीके से। B2H6 हाइड्रोलिसिस करके H3BO3 बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और वाटर के साथ साथ आप इसका एक्वस अल्कली के साथ भी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, तब भी आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसकी जो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है अमोनिया के साथ रिएक्शन, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अमोनिया के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इट डिपेंड्स कि आपने रिएक्शन कंडीशन कौन सी ले रखी है। अगर आपने एक्सेस NH3 लिया है तो B2H6.NH3 बनेगा, जिसमें ये वाले 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने एक्सेस NH3 के साथ हाई टेंपरेचर ले लिया तो आपको BNX बोरोन नाइट्राइड बनेगा, जिसमें BN रिपीट होता रहेगा, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्रेफाइट की तरह होती है। ग्रेफाइट में जैसे कार्बन 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 की लेयर बन जाती है और 2 लेयर के बीच वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वही सिमिलर केस यहां बोरोन नाइट्राइड में होता है। यहां पर भी लेयर्स प्रेजेंट होगी और लेयर्स के बीच वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट।
लेकिन वहीं पर अगर मान लो आपने रेशियो ले लिया अमोनिया और B2H6 का 2:1 और हाई टेम्परेचर ले लिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है B3N3H6, जिसको दुनिया इनऑर्गेनिक बेंजीन कहती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानती है, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सर बेंजीन जैसी होती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल दो इसको। कई जगह पर बोराजाइन भी लिखा होता है और कुछ जगह पर इसको बोराजोल भी लिखा होता है ना। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे सब कुछ एक ही है। बोराजाइन बोल दो, बोराजोल बोल दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। अगर मैं B3N3H6 की बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की, तो BN कुछ ऐसा होगा। हर बोरोन और नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां लोन पेयर है वो यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां लोन पेयर है यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन पे चार्ज होगा पॉजिटिव, है ना। ये लोन पेयर हट चुका है सर, है ना। अब ये कहां इन्वॉल्व है सर? ये इन्वॉल्व हो चुका है कहां सर? वो उसने अपना लोन पेयर दे दिया है रेजोनेंस में। तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। लग रहा है ना ऐसा कि जैसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो इसका? यस। क्या आपको थोड़ी बहुत फील आ रही है बेंजीन जैसी? सर बिल्कुल आ तो रही है सर, बहुत बढ़िया। फील आनी बहुत जरूरी है। जो हमारा B2H6 है सर, मैं इसको तोड़ भी सकता हूं, इसका फिजन भी कर सकता हूं, लेकिन इसका जो फिजन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सिमेट्रिक बॉन्ड फिजन, दूसरा होता है अनसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन। सिमेट्रिक फिजन करता है ये वाले लुईस बेस और अनसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन करते हैं ये वाले लुईस बेस। सर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक से बनेगा क्या? आप खुद समझदार हो, ज्यादा बताने की जरूरत मेरे हिसाब से पड़नी नहीं चाहिए। अगर सिमेट्रिक बॉन्ड फिजन होगा मेरे भाई, तो जो है सबको बराबर मिलेगा। इधर से BH3 बनेगा, इधर से भी BH3 बनेगा। देख रहे हो आप लोग, ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो BH3 ये रहा, मतलब दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? BH3 बन जाएंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन होगा तो एक के साथ नाइंसाफी होती है ना। अनसिमेट्रिक का मतलब यही होता है। यस, अरे हाना तो बोलो भाई। सर इसमें बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, यहां से टूट जाएगा सर। ये बोरोन के पास आज सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, इसके साथ नाइंसाफी हुई है। उधर बोरोन के पास 4 हाइड्रोजन चले गए हैं, BH4 माइनस बन गया, है ना। इसमें आयंस बनते हैं, इसमें एक न्यूट्रल कंपाउंड BH3 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज सिमेट्रिक बॉन्ड फिजन और यह है अनसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन। B2H6 का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पे जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को अलग अलग एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो बेटा B2H6 के बाद जो अगला हमें कंपाउंड पढ़ना है, जिसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, जेईई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, मेंस में ये सारा सब कुछ नहीं पूछा जाता, वो है बोरोन के हेलाइड्स। कैसे बना सकते हो? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देते हो तो BCl3 बन जाता है। और BF3 बनाने का एक और तरीका आपके सामने लिखा है। बोरोन का ऑक्साइड होता है, उसको अगर आपने रिएक्ट करवाया कैल्शियम फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा? बोरोन का फ्लोराइड मिल जाएगा। यस। तो इसमें एज सच प्रिपरेशन में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखें ना। BF3 के हाइड्रोलिसिस से H3BO3 प्लस HF प्लस HBF4 बनता है ना। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैंने फ्लोरीन को छोड़ के कोई दूसरा हेलोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, तो सर H3BO3 बनेगा, साथ में HCl भी बनेगा, HBr भी बनेगा, HI बनेगा। लेकिन सर इस केस में HBX4 नहीं बनता। यस, इस केस में HBX4 नहीं बनता। इस बात को याद रखें। क्यों नहीं बनता? बिकॉज यहां पर अगर ये बनता, सोचो तो ये कैसे बनता? H प्लस प्लस BX4 माइनस में ये जो X है इसकी साइज बड़ी है। यस, बड़ी साइज होने की वजह से बोरोन के चारों तरफ 4 बड़े बड़े X अकोमोडेट नहीं हो सकते, बिकॉज बोरोन बेचारा छोटा सा है, अपने चारों तरफ 4 बड़े बड़े X हेलोजन एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। उनके बीच आपस में रिपल्शन होने लगेगा और रिपल्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रह पाएगा, है ना। यहां पर ये फॉर्म नहीं हो पाता। यहां BF4 माइनस बड़े आराम से फॉर्म हो जाता, बिकॉज यहां बोरोन भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे फ्लोरीन के एटम बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है सर। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, अगली प्रॉपर्टी लुईस बेस के साथ इनकी रिएक्शन हम लोगों ने बात करी थी कि सर जो बोरोन के ट्राई हेलाइड्स होते हैं दे आर लुईस एसिड्स। क्या है? लुईस एसिड्स हैं सर। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। यहां पर लुईस बेस, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और दोनों के बीच क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। मतलब इनकी टेंडेंसी होती है लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करने की और बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं लुईस बेसिस के साथ,
है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे लुईस एसिड्स होते हैं। बैक बॉन्डिंग भी होती है, उसकी सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बोरोन के कंपाउंड्स के बाद अगला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैंने कैल्सिनेशन करवा दिया तो उससे Al2O3 बन जाएगा, और साथ में अगर मान लो मैंने एलम ले लिया, अमोनियम एलम, है ना, अभी एलम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अमोनियम एलम को आपने हीट कर दिया, तब भी आपका क्या बनेगा, Al2O3 बन जाएगा, साथ में SO3 और अमोनिया रिलीज होता है ना। ये प्रिपरेशन की रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। अगर मान लो मैं अगले कंपाउंड की बात करूं जिसका नाम है एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3.6H2O। प्रिपरेशन कैसे होती है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ करवा दो। सर ये रिएक्शन बहुत आसान है, यस। Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दो, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवा दो। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इन दोनों केसेस में वाटर बनता है AlCl3 के साथ। तो रिएक्शन ये बहुत ही आसान से रिएक्शन है, 10th क्लास में भी हम लोग इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में। डाइमर मतलब Al2Cl6, किस फॉर्म में, Al2Cl6। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और Al2S6 में मैं आपको बता चुका हूं ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो हो गया गैसियस स्टेट में। अगर सॉल्यूशन फेज की बात करोगे तो सॉल्यूशन फेज में ये दो आयंस बनाता है ना, AlH2O6 3+ प्लस 3Cl-, इन दो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन गैसियस स्टेट में ये डाइमर Al2Cl6 बना के प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसकी फर्दर हीटिंग से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, Al2O3 बन जाता है। वैसे ही AlCl3 आपको पता है NaOH बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो फर्दर रिएक्ट करके सोडियम का एलिमिनेट बना देता है, NaAlO2, यस, NaAlO2 बन जाता है। तो ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग ध्यान रखें। AlCl3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गैसियस फॉर्म में Al2Cl3, Al2Cl6 और सॉल्यूशन फेज में AlH2O6 3+ प्लस 3Cl-, है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का जो सबसे लास्ट कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है वो होता है एलम्स, है ना। पोटाश एलम आप लोगों ने सबसे अच्छा एग्जांपल, जो सबसे वेल नोन एग्जांपल है वो आप लोगों ने सुना होगा। एलम, पोटाश एलम की अगर मैं बात करूं K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पोटास है उसका उस पे चार्ज +1 होता है, मतलब ये इस पे +1 चार्ज, मतलब ये मोनोवेलेंट कैटायन है। यहां एल्यूमिनियम जो है उस पे चार्ज 3+ होता है, मतलब ये ट्राईवेलेंट कैटायन है ना। ट्राईवेलेंट कैटायन मतलब 3 यूनिट चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं एलम्स का जनरल फॉर्मूला लिख दूं तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है M2SO4.M2-H2SO4 होल थ्राइस .24H2O। यह है जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम्स। यहां पर जो M है वो क्या होगा सर, वो होगा मोनोवेलेंट कैटायन होगा। यस, मेटल होते हैं जनरली, मोनोवेलेंट कैटायन होगा। और सर ये जो M2- है ये होगा ट्राइवेलेंट, है ना। ये जो एलम्स होती है बेटा, ये एलम्स कलरफुल भी हो सकती है। अगर मान लो इसमें से कोई कैटायन, कलर्ड कैटायन प्रेजेंट है तो एलम का कलर भी हो सकता है। साथ साथ Li+ जो होता है वो एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो भी आपको ध्यान में रखनी थी, बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज, बहुत छोटी साइज का एलिमेंट होता है ये वाला, है ना। तो ये एलम नहीं बनाता। अगर मान लो मुझे अमोनियम एलम, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखा था, K+ की जगह पर अगर NH4+ लिख दूं तो अमोनियम एलम बन जाएगा, है ना। क्रोम एलम बनाना हो तो यहां एल्यूमिनियम की जगह मैं क्रोमियम लिख दूं तो क्रोम एलम बन जाएगा, है ना। तो यहां मोनोवेलेंट कैटायन जैसे मान लो Na+, K+, Rb+, ये सारे हो सकते हैं। यहां ट्राइवेलेंट कैटायन Fe3+, वो सारे हो सकते हैं, Al3+। इसी के साथ हमारा जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है सर वो हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। सर ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो NH2 होगा। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 4। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करोगे तो सर ये जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा शो करते हैं, कौन सी, +2 और +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर +4 की स्टेबिलिटी कम होगी और +2 स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये सारी चीजें हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ चुके थे। अगर मैं अक्रेंस की बात करूं तो अक्रेंस आपके सामने लिखा है कि जो आपका कार्बन होता है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट होता है नेचर के अंदर। सिलिकॉन जो होता है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, और इसका
जो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टिन, टिन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको SnO2 कैसेटेराइट बोला जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखें। और लेड का होता है PbS, गैलेना बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको बता चुका हूं, NH2 NP4 होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। कोवेलेंट रेडियस कोई दिक्कत नहीं होती, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो सर रेडियस इंक्रीज करती है ना, रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन इसमें एक चीज है, कार्बन से सिलिकॉन में जाओगे तो रेडियस एकदम से बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे जो रेडियस में इंक्रीज है धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब आप ये सोच रहे हो तो कि टिन से लेड में जाने पर रेडियस बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, हल्की सी बढ़ती है। रीजन आपको पता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना उम्मीद है उससे ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता तो साइज बढ़ तो रही है, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती। अगर मान लो इन दोनों की साइज के बीच डिफरेंस x है, इन दोनों के बीच y और यहां z है, तो x सबसे ज्यादा होगा y और फिर सबसे कम z होगा, है ना। साइज बढ़ेगी तो सही डाउन द ग्रुप जाने पर, लेकिन जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीज है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो छोटा सा एक्सेप्शन होता है, कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम सर, इसके बाद टिन और सर लेड सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन लेड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना। और रीजन अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये छोटा सा एक्सेप्शन होता है, ये सारे एक्सेप्शंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर कोई रीजन पूछे, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्शन है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक्सपेक्टेड से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से हाई हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन आता है। डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग ये कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है सर वो डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की लगभग सेम होती है और लेड की बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? इतनी बढ़ जाती है कि कार्बन के बाद लेड आ जाता है, फिर उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होती है। रीजन वापस वही है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रीजन में कोई डिफरेंस नहीं आया। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। साथ में लिखा है कि सारे के सारे जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं सर, ये कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स होते हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, टिन और लेड सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। यहां पर एक चीज लिखी है कि सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। आप बोलोगे सर सिलिकॉन का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने बोला था कि वो मेटलॉइड होता है ना। बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी यही कहता है कि सिलिकॉन, एक चैप्टर में कहता है सिलिकॉन इज मेटलॉइड, एक चैप्टर में सिलिकॉन कहता है नॉन मेटल। एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है। सिलिकॉन को बहुत सारे लोग मेटल, नॉन मेटल मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको मेटलॉइड मानते हैं, है ना। इसी वजह से इस पे बड़ा तामझाम है। बहुत लोग कुछ अलग अलग चीजें कहते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग चीज कहती है। लेकिन अगर मेरी बात, मतलब मैं अपना सोचूं तो मुझे लगता है सिलिकॉन को एक मेटलॉइड की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए, है ना। एकदम प्योर नॉन मेटल की तरह कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह दूं इसमें सब लोगों की राय अलग अलग है, तो कोई गलत सही इसमें नहीं है। यस। फिर उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपके सामने दो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के सीक्वेंस लिखे हैं। एज इट इज आप सीक्वेंस को याद रखोगे, है ना। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर अगर आप लोग चेक करोगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के बराबर आ रहा है ना। अगर आप लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कंपैरिजन करोगे तो ग्रुप 14 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस, 13 के कंपैरिजन में छोटी साइज है, बॉन्डिंग वहां पर थोड़ी ठीक हो गई है। एक टर्म होती है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। आप लोगों ने सबसे फेमस एलोट्रोप्स पढ़े हैं कार्बन के, कि कार्बन जो होता है उसके एलोट्रोप ग्रेफाइट, फुलरिन और सर डायमंड होता है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर भी अगर हम लोग एलोट्रोपी की बात करें तो सारे एलिमेंट एक्सेप्ट लेड, सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में, जेई एडवांस के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ने, है ना। इसके अलावा किसी के भी एलोट्रोप्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको ले चलूंगा, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो लगभग चीजें हैं वो मैं सारी चीजें ग्रुप 13 एलिमेंट में डिस्कस कर चुका हूं। बिल्कुल सिमिलर चीजें ग्रुप 14 में मिलेगी। सबसे पहला कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2 बता चुका हूं। 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसी वजह से
ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। हाँ, ये भी हम लोगों ने बात करी थी कि डाउन द ग्रुप जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और यहीं पर अगर तुमसे कोई पूछे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जर्मेनियम की +4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम की +2, टिन का +4 इज मोर स्टेबल देन टिन का +2, लेकिन लेड का +4 इज लेस स्टेबल देन लेड का +2। लेड का +2 इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 13 के लिए, एज इट इज ग्रुप 14। लास्ट क्लास बोले तो मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। एसएन जो होता है +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियस है। +2 में SN2+ इज लेस स्टेबल। ये कहां जाना चाहता है सर? ये SN+4 में जाना चाहता है, बिकॉज टिन का +4 इज मोर स्टेबल। ये +2 से +4 में जाएगा सर, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यही लिखा है SN2+ इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं पर अगर लेड की बात करें, लेड +4 में नहीं रहना चाहता सर, बिकॉज दिस इज लेस स्टेबल इन +4। सर ये कहां जाना चाहता है? बेटा जी ये जाना चाहता है +2 में, बिकॉज Pb+2 इज मोर स्टेबल। सर ये ज्यादा स्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये दो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे जेई ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, और उसका नाम है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर मान लो कोई भी आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसको मैं ई लिख देता हूं, तो वो O2 के साथ रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, EO एंड EO2। EO जो होता है इसको मोनोऑक्साइड बोला जाएगा, और जो EO2 होता है उसको डाइऑक्साइड बोला जाता है। एक पॉइंट लिखा है कि जो डाइऑक्साइड होते हैं दे आर मोर एसिडिक इन नेचर, है ना। जहां एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, यहां ई की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां +4 है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। आप एग्जांपल देख सकते हो CO से। सर CO जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन CO2 जो होता है वो एसिडिक होता है। CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कार्बन का यहां CO2 में +4 है। तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्साइड इज मोर एसिडिक इन नेचर। ये वाला पॉइंट यहां लिखा गया है। अगर आप लोग ऑक्साइड्स की बात करो, तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि SN और PB के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, चाहे वो मोनोऑक्साइड है चाहे वो डाइऑक्साइड है ना। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। SNO PbO, यस SNO2 हो गया, PbO2 हो गया। सर ये सारे के सारे कैसे हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। सर हमने ये भी बात कर ली कि जो सर CO जो होता है सर वो न्यूट्रल होता है सर, और SiO जो होता है वो सर वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑक्साइड्स बन गए, सारे के सारे ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मान लो SiO2 बच गया, CO2 बच गया, ZO2 बच गया, इनको छोड़ के सारे के सारे ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। एम्फोटेरिक इन नेचर वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके ऊपर वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होता। यस, टिन जो होता है वो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर स्टीम के साथ रिएक्शन होगी, है ना, तो आपका ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेड पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन। अगर मैं हेलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करूं हेलोजेंस के साथ, तो अगर मान लो ग्रुप 14 का एलिमेंट है E, अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सर? दो तरह के हैलाइड बनाता है, EX2 एंड EX4। EX2 जो है सर वो डाई हैलाइड है, और सर जो EX4 है उसको आप क्या लिख सकते हो? टेट्रा हैलाइड लिख सकते हो। सर यहां E का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां +4 है। अगर आपसे कोई पूछे किसमें परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप भाग के बोलोगे सर फजान रूल ये कहता है कि जहां चार्ज ज्यादा है एटम के ऊपर वहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जो EX4 होते हैं ये इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और अगर EX2 की बात करें तो इनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। SNF4, PbF4, इनको छोड़ के बाकी जितने भी टेट्राहेलाइड्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? कोवेलेंट्स। ये वाले कोवेलेंट ना होके आयोनिक होते हैं। क्यों? बिकॉज यहां एनायन का साइज छोटा है और केटाइन का साइज बड़ा है। स्मॉल साइज, केटाइन का साइज बड़ा है। SN+4 बड़ी साइज वाला है, Pb+4 बड़ी साइज वाला है,
फजान रूल ये कहता है कैटायन जितना छोटा हो एनायन जितना बड़ा हो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, कैटायन बड़ा है एनायन छोटा है, इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे टेट्राहेलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। PbI4 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, PbF4 करता है, Cl4 करता है, Br4 करता है, लेकिन PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज PbI4 Pb को 4 बॉन्ड बनाने हैं सर, Pb 4 बॉन्ड अपनी एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, लेकिन जब Pb और आयोडीन के बीच एक बॉन्ड बनेगा सर, आयोडीन की साइज बड़ी है, बड़ी साइज होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड है सर, ये बॉन्ड वीक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी सर वो बहुत कम होती है, एनर्जी रिलीज बहुत कम होगी क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है, जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज कम हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल में ले जाने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो सकता, लेड के पास 4 ऐसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और इसी वजह से लेड 4 बॉन्ड नहीं बना पाता। किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो सर फिर फ्लोरीन के साथ कैसे बना लेता है? बेटा इसलिए बना लेता है क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है, छोटी साइज है तो ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज ज्यादा है इसका मतलब वो एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। और एक्साइट हो गया इसका मतलब 4 बॉन्ड लेड बना लेगा। लेड 4 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में नहीं बना पाता, ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 बॉन्ड बनते हैं, एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनते हैं। तो आई के केस में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, फ्लोरीन के केस में सफिशिएंट है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। डन है? अगर मैं कहता है कि जो हैलाइड्स की स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, डाई हैलाइड्स मैंने बोला था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है ना, डाई हैलाइड का मतलब यही तो हो गया +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। अगर आप टेट्राहेलाइड्स की बात करोगे तो उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बिकॉज टेट्राहेलाइड्स में जो ई है सर उस पर चार्ज कैसा है? +4 है। समझ गए हो आप शायद मेरी बात? यस, बहुत बढ़िया सर। यहां लिखा है कि जो SnCl2 होता है सर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ऑब्वियस है करेगा, है ना। Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है? +4। दिस इज मोर स्टेबल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये +2 से +4 में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा सर? ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि CCl4 को अगर मैं छोड़ दूं तो सारे टेट्राहेड्राइड्स है ना, सारे जो टेट्राहेड्राइड्स हैं, हैलाइड्स हैं, आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट CCl4। कार्बन के जो टेट्राहेड्राइड्स होते हैं आप उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सिलिकॉन वाले बड़े आराम से हो जाएंगे। ऐसा ही Cl4 का हाइड्रोलिसिस बड़े आराम से हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज सिलिकॉन 3rd पीरियड का मेंबर है और उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है वो क्या करेगा? वाटर आएगा अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, एक नया बॉन्ड सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच, और ये जो एक क्लोरीन है उसकी जगह क्या लग जाएगा? एक क्लोरीन की जगह एक OH लग जाएगा। ये लो सर, लेकिन यही चीज 3 बार और होगी, और ऐसा होते होते सारे के सारे क्लोरीन हटके उसकी जगह क्या लग जाएंगे? OH ग्रुप लग जाएंगे और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कार्बन के केस में कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, तो जो वाटर का लोन पेयर है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, और एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन भी लिखी है कि सिलिकॉन का जो टेट्राफ्लोराइड है अगर आपने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो बनता है H2SiF6 और साथ में SiOH4 तो बनता ही है, इसको बोला था फ्लोरोसिलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर मान लो आपने यहां फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया तो ये तो बनेगा, लेकिन ये यहां नहीं बनता। ये यहां क्यों नहीं बनता? बिकॉज वापस से सेम वही रीजन, एक्स का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज होने की वजह से सिलिकॉन के चारों तरफ 6 बड़े बड़े साइज के जो हेलोजन्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। साइज बड़ी है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता, तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। यहां बन जाएगा SiF6 सर, ये बड़े आराम से बन गया। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन की साइज छोटी है, छोटी साइज है तो सिलिकॉन के चारों तरफ 6 छोटे छोटे फ्लोरीन के एटम्स बड़े आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। यस, मेरी बात शायद आपको समझ में आ चुकी है।
कार्बन की बात करें तो सर जो कार्बन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से मैच नहीं करती सर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं, उसकी साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। कार्बन की साइज छोटी है तो पीपाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। हैवियर एलिमेंट्स पीपाई बॉन्ड नहीं बनाते। सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं आपके सामने, बिकॉज वहां ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होती है, बॉन्ड की ओवरलैपिंग वीक होती है। अगर बड़े एटम्स की बात करें तो वो डीपाई पीपाई बॉन्ड बनाते हैं। यस, कार्बन बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से कार्बन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी रखता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन टेंडेंसी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो डिक्रीज करने लगती है, और जो लेड होता है सर वो कैटिनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता, बिकॉज वहां पर लेड की साइज बहुत बड़ी है। लेड पीबी जो बॉन्ड है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से लेड कभी भी कैटिनेशन शो नहीं करता। यस, सिर्फ कौन करेगा, हमें जनरली हम लोग कार्बन की कैटिनेशन पढ़ते हैं, बाकी कैटिनेशन से हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, बट स्टिल हमें ये पता होना जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मैं आपको बता दूं जे मेंस के सिलेबस में ग्रुप 14 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसके आगे ग्रुप 14 एलिमेंट जे मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, इसके बाद सिलेबस में मेंशन है दिस इज द पार्ट ऑफ जे एडवांस्ड। तो अगर आप लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं। अगर एलोट्रोप्स की बात की जाए कार्बन के, तो बेटा कार्बन के 2 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, एक हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और दूसरा होता है अमोर्फस। हमारे लिए सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्रिस्टलाइन अमोर्फस, जिसमें आता है हमारा डायमंड, जिसमें आता है ग्रेफाइट, फुलरिन, और अमोर्फस वाले में कोक, चारकोल, कोक, ये सारा सब कुछ इसका पार्ट होता है ना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायमंड की। बेटा डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है सर, डायमंड में जो हर एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है सर, और हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन फिर 4 से जुड़ेगा, तीसरा फिर 4 से जुड़ेगा, ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। ये एक तरह का नेटवर्क सॉलिड होता है, और ये बॉन्ड इतना जबरदस्त मजबूत होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का जाल इतना खतरनाक होता है कि जो आपका डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। यस, लिखा है कि ये क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पे एक बार जे मेन में क्वेश्चन पूछा गया, 154 पिकोमीटर होती है। और ये कहां यूज होता है, जो शार्पनिंग टूल्स होते हैं वहां यूज होता है, ग्लास कटर्स में यूज होता है ना, डाइस वगैरह बनाने में यूज होता है, फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज हो सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, यहां जो कार्बन है बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप बोलोगे सर हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सर कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सर, है ना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होता है और ये नॉन कंडक्टर होता है। एकदम चमक होती है इसके अंदर, ब्रिलियंस होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग कहां पढ़ते हो सर, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। यस, बात कर लेते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। बेटा ग्रेफाइट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होती है। यस, एक ग्रेफाइट की लेयर, दूसरी ग्रेफाइट की लेयर, तीसरी ग्रेफाइट की लेयर। सर ग्रेफाइट लेयर जो होती है ना उसमें होता क्या है, उसमें होता है हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ, समझना अच्छे से। ऐसे करते करते एक कार्बन एटम्स की लेयर बन जाती है, एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। कार्बन एटम की जो लेयर्स होती है वो प्लेनर होती है, बिकॉज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इस वजह से ये जो ग्रेफाइट की 2 लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट को यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, जहां ऑयल जो होता है ना वो यूज नहीं किया जा सकता एज ए लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ऑयल जल जाता है, वहां यूज करते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे भी अपनी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। ग्रेफाइट की जो एक लेयर होती है उसमें कार्बन एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती है ना, देख रहे हो आप लोग, ये रही हेक्सागोनल रिंग कार्बन एटम्स की। ये रिंग जो है तो प्लेनर होती है, एक की प्लेन में रिंग्स प्रेजेंट है, दूसरे प्लेन में रिंग प्रेजेंट है, एक और प्लेन में रिंग प्रेजेंट है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर स्ट्रक्चर। वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे, डिस्टेंस इतना होगा, और प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती है। यहां देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, एक बार कंपैरिजन करवा लिया था ग्रेफाइट और डायमंड में।
यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट वाले 2 पॉइंट बहुत जबरदस्त है, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है तो आपको समझ में आएंगे, नहीं पढ़ी तो अभी इनको ध्यान रखें। जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, है ना। और जो एंट्रोपी होती है वो भी डायमंड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, है ना। ये रैंडमनेस अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में अगला एलोट्रोप आता है जिसका नाम है फुलरिन। फुलरिन को कैसे बनाया जा सकता है? ग्रेफाइट को अगर आपने हीट किया इन द इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस तो आपको क्या बन जाएगा? सूटी फ्लेम बनेगा। उसकी कंडेंसेशन से हमें क्या मिल सकता है? फुलरिन मिल सकता है। फुलरिन जो होता है उसमें इसकी स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, केज जैसा होता है, और एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं। जिस मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम होते हैं उसको बोला जाता है बकमिस्टर फुलरिन। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सॉकर बॉल जैसी होती है। देखो आपके सामने ये दिख रहा हुआ। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल में 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70, 80 और कई केसेस में तो 300, 350 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो है C60, जिसको बकमिस्टर फुलरिन बोला जाता है। शॉकर बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बकमिस्टर फुलरिन होता है इसमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग दोनों होती है। 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है और 20 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो 6 और 5 दोनों रिंग के साथ जुड़ी हो सकती है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ी होती है। यहां पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो उसको एरोमेटिक कैरेक्टर देता है। किसको? फुलरिन को। अगर मैं बात करूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में अमोर्फस एलोट्रोप्स की, तो वो आपके सामने लिखे हैं कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, दीज आर द इंप्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरिन। और ये कैसे बनते हैं कि साहब कार्बन ब्लैक बनता है ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और चारकोल और कोक कैसे बनेंगे? वुड को आपने हीट कर दिया, कोल को आपने हीट कर दिया एट हाई टेम्परेचर इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो तुम्हारा चारकोल और कोक बन जाएगा। तो ये थे हमारे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। यस, दीज आर दी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। चलिए जी, तो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स जिनकी प्रिपरेशन हमें पढ़नी है। कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बाइड, ये 3 चीजें हमें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़नी है। फिर उसके बाद एक आता है सिलिकेट और एक आता है सिलिकॉन्स। ये 2 चीजें पढ़नी होती है, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है? अगर आपने लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन पास किया ना, कार्बन को हीट किया है ऑक्सीजन, लेकिन ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? लिमिटेड सप्लाई, है ना। अगर आपने हीट किया तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगर आपने लिमिटेड ना लिख के पूरी एक्सेस में रख दी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक और तरीका भी है, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड है, उसको आपने हीट कर दिया बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो CO2 मतलब H2O यहां से बाहर निकल जाता है। H2O जब यहां से बाहर निकलेगा तो पीछे क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, है ना। 373 पर यहां जो H2SO4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर मान लो कमर्शियल स्केल पे आपको बनाना हो तो ये 2 रिएक्शन आपके सामने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक आपने लिया और उसके ऊपर से स्टीम पास करी इतने हाई टेम्परेचर पे, तो CO+H2 बनता है। दुनिया इसको वाटर गैस के नाम से जानती है। लेकिन अगर मान लो आपने यहां वाटर स्टीम ना लेके एयर ले लिया, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होगा 1273 केल्विन पे। अगर आपने इसको हीट किया है तो आपका CO+N2 बनता है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस, है ना। तो ये चीज आपको यहां से पता होनी जरूरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन के कुछ और मेथड्स भी हैं आपके सामने। मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिखा है, यस। ऑक्सैलिक एसिड को आपने हीट कर दिया किसके साथ? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो H2O बनेगा। देखो H2O आपने यहां से बाहर निकाल दिया, CO2 यहां से बाहर निकाल दिया और एक CO पीछे बच गया। K4FeCN6 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके भी CO बना सकता है, लेकिन यहां H2SO4 कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑलमोस्ट वाटर में इनसॉल्युबल गैस होता है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिंक ऑक्साइड आपने लिया, CO के साथ रिएक्शन करवाया तो CO क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, जिंक प्लस CO2 बनाता है। इस रिएक्शन से मुझे पता लगता है कि CO इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बहुत ही ये एक चीज लिखी कि ग्रीन हाउस गैस ने ना, इसकी वजह से टेम्परेचर वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेयर के। ये वाली चीज आप लोगों ने बायो में बहुत पढ़ी होगी,
है ना। ये जो CO होता है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसके साथ मिलके एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और अगर मान लो आपने CO को इंटेक किया तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो O2 ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होने की बजाय CO के साथ वो रिएक्ट कर लेगा, और आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, इंसान की उसमें डेथ भी हो सकती है ना। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जब आप रात को सोते हो सर्दियों में तो अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, बिकॉज अंगीठी में जो आपने कोयला यूज किया है उसका जब कंबशन होगा लिमिटेड सप्लाई को एयर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करोगे, है ना, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, आपके सामने लिखा है कि नेचुरल होता है, इसकी वजह से इसका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान रखें। और ये PdCl2 का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्लैक ग्रे कलर का पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है, प्लेटिनम बन जाता है, और साथ में ये अब्सॉर्ब की जा सकती है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। क्यूप्रस क्लोराइड क्या करेगा, CO को अब्सॉर्ब कर सकता है। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला Cu2Cl2 होता है। यस, ये इसकी कुछ अलग से डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, है ना। ये जब आप अगले साल पढ़ोगे, जब आप क्लास 12th में जाओगे, जहां पर आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा कौन सा, मेटलर्जी, या फिर उसमें भी मेटलर्जी में भी बहुत ज्यादा CO का यूज है, रिड्यूसिंग एजेंट CO का यूज है। साथ साथ आप एक चैप्टर पढ़ोगे सोल्ट एनालिसिस, उसमें हम पहचान करेंगे कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैसे पहचान करोगे, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, है ना। तो ऐसे पहचान की जा सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है सर, मोनोऑक्साइड तो आसान है। सर आप एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत आराम से बन सकता है। कार्बन आपने उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया ना, लेकिन यहां ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, एक्सेस है, जितनी चाहिए उतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन से भी आप लोगों ने सुना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं तब भी CO2 बन सकता है, एंड दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2। साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करने से भी CO2 बन जाता है, एंड दिस इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारी देखी होती है। इस गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, इसकी भी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है। CO2 हम लोग सारे लोग जानते ही है, जैसे CO2 पानी में डिसॉल्व होगा थोड़ा बहुत, क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, है ना। क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। H2CO3 जो है वो डाइबेसिक एसिड होता है। यस, ये डिसोसिएट होगा तो सबसे पहले H+ प्लस HCO3 माइनस देता है, और ये जो HCO3 माइनस होता है ये फर्दर जब आयोनाइज होगा तो H+ प्लस CO3 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। H2CO3 वीक एसिड होता है, और वीक एसिड का सॉल्ट HCO3 माइनस, ये एक बफर सिस्टम बन जाता है, जो कि हमारे सॉल्यूशन, हमारा जो ब्लड होता है उसकी pH को मेंटेन रखने में काम में आता है। यस, अगर आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन पढ़ा है तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे उसमें बफर सॉल्यूशंस पढ़ोगे तो आपको ये बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत इसकी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ और प्रॉपर्टीज भी है कि ये ग्रीन हाउस गैस होती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, और ये पॉइजनस नहीं होती है। CO2 इंटेक करते हैं प्लांट्स, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, है ना। क्या बनता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। CO2 को इनहेल करते हैं, O2 छोड़ते हैं, है ना, कौन, प्लांट्स। ये वाला जो पॉइंट है मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से मैं से पास करता हूं तो जो लाइम वाटर वो मिल्की बन जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 पास करा तो जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से, क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलता है। और ये रिएक्शन कक्षा 10th में आप लोग पढ़ते हो। सॉलिड CO2 जो होता है उसका यूज किया जाता है, जिसको आप लोग ड्राई आइस भी बोलते हो, बहुत लो टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन रखना है वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम वाला जो होता है, आइसक्रीम रखने के लिए सॉलिड CO2 का यूज करता है ना, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडा टेम्परेचर प्रोड्यूस इसकी हेल्प से किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये बहुत हैवी होता है और उसकी वजह से ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है। अमोनिया की, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है। CO2 प्लस NH3 अमोनिया लो और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करो तो अमोनियम कार्बामेट बनता है, जो फर्दर डिकम्पोज होके क्या बना लेता है, यूरिया बना लेता है ना। तो ये रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग इनको बार बार अगर अपनी आंखों के सामने से निकालोगे तो आपको ये सारी चीजें याद होती जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे और कार्बाइड्स की बात होगी। कार्बाइड्स जो है वो क्या होते हैं,
कार्बन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड कोई भी एलिमेंट कंपाउंड्स बनाता है तो उसको हम लोग कार्बाइड कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनते हैं, वैसे ही कार्बन के साथ कार्बाइड बनते हैं। जैसे CaCO2 होता है, कैल्शियम ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया, CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड बनाया। बेरिलियम ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया, B2C बनाया, बेरिलियम का कार्बाइड बनाया। सर ये जो कार्बाइड्स होते हैं कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है आयोनिक कार्बाइड्स, दूसरा है कोवेलेंट कार्बाइड्स और तीसरा होगा इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। क्या होते हैं आयोनिक कार्बाइड्स? मतलब जिसको आप आयंस में तोड़ सकते हो। जनरली जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आयोनिक कार्बाइड्स बनाते हैं, बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। यस, साथ साथ अगर मैं कोवेलेंट कार्बाइड्स की बात करूं तो यहां आयंस में नहीं तोड़ सकते, है ना। जनरली हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड सच कोई 100% जरूरी नहीं कि पी ब्लॉक वाले, लेकिन जनरली मैंने बोला है क्योंकि वहां पर कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर वो कंपाउंड्स में ज्यादा होता है, और जो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स भी होते हैं। ये क्या होता है? जैसे अगर मान लो कोई एक लैटिस बना है किसी एक मेटल का, किसी एक एलिमेंट का, और उस लैटिस में जो छोटी छोटी खाली जगह प्रेजेंट होती है जिसको आप लोग वॉइड्स कहते हो, जिसको आप लोग इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हो। सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका क्लास 12th में आता है, वहां पर ये सारी चीजें पढ़ते हो आप। उन इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इस तरह से जो कार्बाइड बनता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, है ना। और उनके फॉर्मूले भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। जो आयनिक आयनिक कार्बाइड्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड है, उसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो H2C2 बना, है ना। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बन गया? देखो सर, ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कैसे टूटता है? Ca2 प्लस C2 माइनस में, और जो C2 माइनस है सर इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। यहां जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एक H प्लस यहां लग जाएगा, H प्लस यहां लग गया, C2H2 बन गया। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। सर एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो कैसे टूटता है? Al3 प्लस कार्बन पे सर 4 माइनस आता है, और 4 माइनस के साथ 4H प्लस मिलकर क्या बना देता है? CH4 बना देता है। सर ये भी कैसे टूटता है? ये Be2 प्लस कार्बन पे 4 माइनस चार्ज आएगा, यहां पर भी क्या बनता है? CH4 बन जाता है। तो ये जो कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, दीज रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने क्लास में इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा भी है। जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं ये सेशन ले रहा हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हो रहा, कैसे बना क्या बना इसके बारे में कोई चीज नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही यहां सेशन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा सिलिकेट्स, है ना। सिलिकेट्स क्या होते हैं? एक यूनिट होती है देखो SiO4 सिलिकॉन यहां पर प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन सिलिकॉन से प्रेजेंट है, चारों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सिलिकॉन का यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब ये 3D ज्योमेट्री है। इस 3D ज्योमेट्री को अगर मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर पाऊं तो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं। दिस इज, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीजन, और यहां पर एक डॉट बना रखा है, ये है सिलिकॉन। तो ये SiO4 जो यूनिट है उसको मैंने 2D में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D SiO4 यूनिट। सिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में या तो ये वाली यूनिट प्रेजेंट होती है या फिर इसमें 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है थ्रू द कॉर्नर्स। कॉर्नर मतलब यहां क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो ऑक्सीजन के थ्रू आपकी ऐसे डिफरेंट SiO4 यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स बोलते हैं। कितनी ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसके बेसिस पे मैं सिलिकेट्स को क्लासिफाई कर सकता हूं डिफरेंट सिलिकेट्स में। सबसे पहले इसमें आता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का मतलब यही है कि यहां कोई भी ऑक्सीजन एटम, कोई भी कॉर्नर एटम किसी दूसरी SiO4 यूनिट्स के साथ शेयर नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें जो एनायनिक यूनिट प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? SiO4 यूनिट्स, है ना। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए ऑर्थोसिलिकेट में एनायनिक यूनिट कौन सी होगी, है ना। पायरोसिलिकेट में एनायनिक यूनिट कौन सी होगी? पायरोसिलिकेट का मतलब हो गया कि जो एक यूनिट थी उसका एक ऑक्सीजन दूसरी यूनिट के ऑक्सीजन के साथ शेयर हो, लेकिन कितना ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। तो अभी देखिए कितने सिलिकॉन है? 2 है सर, और ऑक्सीजन कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए सर। बेटा जी चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज। देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन शेयर हो चुका है, चार्ज खत्म हो गया। इसमें जो एनायनिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? Si2O76-। यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम दूसरी यूनिट के साथ शेयर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, और कम से कम ये जो एनायनिक यूनिट है इसको जरूर याद कर लें क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आता है साइक्लिक सिलिकेट या फिर रिंग सिलिकेट।
ये जो यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ी, दो ऑक्सीजन एटम शेयर किए एक दूसरे के साथ, इस तरह से शेयर किए हैं कि एक रिंग बन गया है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है। इसमें भी जो एनायनिक यूनिट है उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा है ना। और कैसे आया फॉर्मूला आप लोग यहां से समझ सकते हो। देखो सर कितने सिलिकॉन है, 3 सिलिकॉन है सर, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2, जो ऑक्सीजन शेयर हो गया उसका नेगेटिव चार्ज खत्म, 3 4 5 6 सर 6 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, 9 ऑक्सीजन है। Si3O9 6 माइनस इसका यूनिट है। अगर मैं n की जगह 3 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, Si3O3 2 माइनस 2n माइनस, है ना। यहां क्या लिख दोगे आप, n लिख दो। यस Si3 नहीं, Si ओनली Si, ओनली Si, SiO3 n 2n माइनस, है ना। n की जगह 3 होगा तो Si3O9 और ये हो जाएगा 2n माइनस बोले तो 6 माइनस। तो ये जो एनायनिक यूनिट कौन सी होती है ये पता होनी जरूरी है। यस ये एनायनिक यूनिट पता होनी जरूरी है, क्योंकि लफड़ा इन्हीं में होता है, क्वेश्चन भी यहीं से आता है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपसे बनवाएगा नहीं। वैसे अगर मान लो दो कॉर्नर एटम शेयर हुए, दो ऑक्सीजन के एटम शेयर हुए और इस तरह से शेयर हुए कि क्या बन गया है, एक चेन बन गया है, एक चेन बन गया है। इनको चेन सिलिकेट बोला जाता है। इसमें भी जो एनायनिक यूनिट होगी वो सेम रहेगी जो यहां पर थी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक और रिंग सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे, यहां पर भी सर 2 ही ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं चेन सिलिकेट के केस में भी। फिर उसके बाद आगे आता है 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे सर, 3 ऑक्सीजन के एटम शेयर होते हैं, और आपके सामने स्ट्रक्चर बना रखा है, 3 ऑक्सीजन के एटम शेयर होंगे, 2 डायमेंशनल सिलिकेट बन जाएगा। और इसमें जो एनायनिक यूनिट होती है उसका फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग एज इट इज याद रखेंगे। सबसे लास्ट में आता है तुम्हारा 3D सिलिकेट। चारों के चारों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो गए, है ना। चारों के चारों ऑक्सीजन के एटम शेयर हो गए, बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर बन गया। एनायनिक इनका जो फॉर्मूला होता है SiO2n होता है ना। अगर चारों के चारों ऑक्सीजन के एटम शेयर हो जाएंगे तो यही बनेगा, है ना। देखो SiO SiO Si इस तरह से चलता रहेगा, O Si मतलब इस तरह से चलता रहेगा। यस हर ऑक्सीजन के जो चारों, हर यूनिट के जो चारों ऑक्सीजन है वो शेयर हो रहे हैं, है ना। इस तरह से ये सारा सब कुछ अब चलता रहेगा, मतलब, है ना। तो देखो रिपीटिशन किसका हो रहा है, ये देखो 2 ये भी इसके साथ ऐसे इस तरह से शेयर होंगे। रिपीटिशन किसका हो रहा है देख रहे हो आप लोग, SiO2 है ना, SiO2 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiO2 n टाइम्स बन जाएगा। कौन सा, 3D सिलिकेट। और चारों ऑक्सीजन के एटम शेयर हुए तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरी बात शायद आपको समझ में आ चुकी है। यस बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सिलिकॉन्स की। सर सिलिकॉन्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी बात करी सिलिकेट्स क्या होते हैं। सर सिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें या तो SiO4 4 माइनस यूनिट अकेली प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे यूनिट्स किसी दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू। तो सर सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स ऐसे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम लोग ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स बोलते हैं। सर ये सिलिकॉन्स बनते कैसे हैं, मैंने कहा सिलिकॉन्स बनाने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड बनाने पड़ते हैं। बोले सर बनाइए। आपके पास SiCl4 था, आपने उसकी रिएक्शन RMgCl के साथ करवा दी। यस इसको बोला जाता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, एक बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। यहां पर सर जो R है क्या वो गैस कांस्टेंट है, नहीं, यहां पर जो R है सर वो एल्काइल ग्रुप होता है। मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो एक क्लोरीन हटेगा, उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। दिस इज ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड हैविंग 3 क्लोरीन एटम। इसको क्लोरोसिलेंस भी बोला जाता है। एक बार फिर से वापस ये रिएक्शन करवाई, एक और क्लोरीन हटा, एक और R ग्रुप लग गया, फिर करवाई, एक और क्लोरीन हटा, एक और एल्काइल ग्रुप लग गया, और एल्काइल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होगा तो कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से मैं इनको ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड कह रहा हूं। यही ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड होते हैं जो यूज होते हैं सिलिकॉन्स बनाने में। सर कैसे यूज होते हैं आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। मैंने सबसे पहला ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड ले लिया है ये वाला। यस ये वाला लेंगे, नहीं सर ये वाला लीजिए पहले, R3SiCl। मैंने R3SiCl ये एक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड लिया और मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया।
सर हाइड्रोलिसिस में क्लोरीन हटेगा, Cl माइनस हट के वाटर का OH माइनस लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, Cl माइनस हटा और वाटर का OH लग गया। सर लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। मैंने कहा अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो मैं यहां वाटर के दो मॉलिक्यूल चाहिए, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना। एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मैं ऐसे लिख देता हूं SiR। सर ये जो दो मॉलिक्यूल है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। सर यहां से पानी निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकलेगा आपके सामने सिलिकॉन बन के तैयार है। दिस इज योर डाइमर सिलिकॉन। देखिए ये क्या बन गया, डाइमर सिलिकॉन बन गया। दो यूनिट आपस में जुड़ी हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइमर। और इसमें देखो SiO SI लिंकेज प्रेजेंट है। फॉर्मूले में भी, इसके डेफिनेशन में भी ये लिखा था कि ऐसे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं जिसमें SiO SI लिंकेज प्रेजेंट होता है। दिख रहा आपको यह? ठीक है सर, ये तो डाइमर सिलिकेट था, सिलिकॉन था, तो सॉरी। अगर मान लो आपको बनाना है कौन सा सिलिकॉन, आपको लीनियर सिलिकॉन बनाना है, तो सर आप यहां पर लीजिए R2SiCl2, है ना, R2SiCl2 लीजिए सर, और इसका हाइड्रोलिसिस करवाइए। दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो Cl हटेंगे, दो Cl हट के सर क्या बन जाएगा, सर दो OH लग जाएंगे। अब आप समझ चुके हो होगा क्या, है ना, अब आप समझ चुके हो होगा क्या। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल यहां पर भी प्रेजेंट है, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल यहां पर भी प्रेजेंट है, उसके उधर भी एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही प्रेजेंट है। यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल मान लो बाहर निकला, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, ऐसे करते 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 बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी नोन एज चेन सिलिकेट, सॉरी चेन सिलिकॉन, है ना। देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, SiR O SiR O SiR, मतलब ये चलता जाएगा। SiO SI ये लिंकेज प्रेजेंट है, इसमें R2SiO भी प्रेजेंट है। यस तो क्वेश्चन सर एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपको डाइमर सिलिकेट चाहिए, डाइमर सिलिकॉन चाहिए, तो बताओ कौन सा क्लोरोसिलेन आप यूज करोगे। अगर आपको लीनियर चाहिए तो कौन सा यूज करोगे। अगर मान लो आपको नेटवर्क सिलिकॉन चाहिए, है ना, 3D सिलिकॉन चाहिए, अगर आपको नेटवर्क सिलिकॉन चाहिए तब क्या करोगे। बोले सर समझ में आ गया, अब आज हम लोग यूज करेंगे RSiCl3। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप इसका, है ना, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना दादा, इसका जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना सर, तो देखिए RSiOH सर, आज देखो चारों तरफ चेन चल रही है सर, है ना। इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, इधर से भी पानी बाहर निकलेगा, इधर से भी पानी बाहर निकलेगा, और एक बहुत बड़ा 3D एक नेटवर्क सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ देखने में आपको ऐसा लिखेगा, है ना, ये ऐसा मतलब जुड़ता जाएगा इस तरह से, हर तरफ से पानी पानी निकलता जाएगा, है ना, हर तरफ से। दिस इज नेटवर्क सिलिकॉन, या फिर आप इसको 3 डायमेंशनल सिलिकॉन भी कह सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं कि ये वाला सिलिकॉन बनाना है, तो आप इस केस में यहां आर आएगा बेटा ना, आर आएगा। अगर आपको नेटवर्क सिलिकॉन बनाना है तब आप कौन सा क्लोरोसिलेन यूज करोगे। अगर आपको 2 डायमेंशनल मतलब लीनियर सिलिकॉन बनाना है तब आप कौन सा क्लोरोसिलेन यूज करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यहां से पूछता है, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, है ना। नेटवर्क बोल दो, या फिर कुछ जगह पर इसको क्रॉस लिंक भी लिखा होता है, एक ही बात है, क्रॉस लिंक्ड, है ना। सर ये क्रॉस लिंक क्यों बोला है ना, क्रॉस लिंक्ड क्यों बोला है, देखो ना, अरे भैया क्रॉस लिंक इसलिए बोला है, देखो जैसे मान लो एक ये वाला लिंकेज है ना, 1 2 इनके बीच में देखो क्रॉस लिंकिंग हो रखी है ना, 2 यूनिट आपस में जुड़ रखी हैं, यहां पर भी 2 लाइंस आपस में जुड़ रखी हैं इस तरह से, है ना, क्रॉस लिंकिंग, इसको बोला था क्रॉस लिंक सिलिकेट्स, है ना। पॉलीमर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, ये भी एक तरह का क्रॉस लिंक पॉलीमर ही है। यस और सर ये जो सिलिकॉन्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग और केमिकल इनर्ट होते हैं, है ना। इसी वजह से आजकल जो सिलिकॉन होता है उसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी जगह पर आप लोग इसके यूजेस देखते हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा जो समरी पोर्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो खत्म हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये
3rd चैप्टर था अगर आप लोग क्लास 11th की बात करें, जो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। पहले मैं बोल चुका हूं कि ये वाला सेशन किन बच्चों के लिए है। ये सेशन समरी लेक्चर्स उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने ये चैप्टर एक बार बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लिए होते हैं, है ना, और सिर्फ वो एक चैप्टर को फटाफट 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 रिवाइज करने चाहते हैं 1-1.5 घंटे में। तो 1-1.5 घंटे में बेस्ट पॉसिबल जो रिवीजन हो सकता है मैंने कोशिश करी है, हो सकता है, आई डोंट नो कि मैं उसमें कितना सफल हो पाया हूं, वो आप लोग मुझे बताएंगे, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से बिना कोई टाइम वेस्ट किए 1.5 घंटे लगातार एक बहुत अच्छे पेस के साथ चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करी है। यही चीज आप लोग 3 घंटे में भी रिवाइज कर सकते थे अगर मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे बोलता जाऊं, लेकिन इसके 3 घंटे के भी सेशंस पहले से पड़े हैं, 6 घंटे के सेशंस भी पहले से पढ़े, 10-10 घंटे के सेशंस पहले से पढ़े। तो वो मोटिव नहीं था हमारा, सेशन को लंबा करना हमारा मोटिव नहीं था, छोटा कंसाइज फास्ट वे में रिवीजन, दैट वाज अवर मोटिव। उम्मीद करता हूं मैं उसमें सफल हो पाया हूं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।